भारत चीन के बीच जिन क्षेत्रों को लेकर विवाद है, उनमें अरुणाचल प्रदेश भी है। चीन का दावा है कि भारत जिस इलाके को अरुणाचल प्रदेश बताता है वो दक्षिण तिब्बत है और इस पर उसका अधिकार है। बीजिंग ने इस क्षेत्र का नाम भी जांगनान रखा है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश के साथ भारत की संप्रभुता की पूरी दुनिया की मान्यता है। अंतर्राष्ट्रीय मानचित्रों में भी अरुणाचल प्रदेश भारत के हिस्से के तौर पर देखा जाता है। चीन आखिर क्या चाहता है? अरुणाचल प्रदेश पर बार बार क्यों करता है दावा? क्या भारत जैसे कश्मीर में धारा 370 को हटाने में कामयाब हो गया, वैसे ही अरुणाचल प्रदेश के मसले को खत्म कर पाएगा? दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। एंड प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों का नाम बदलकर चीन ने नए विवाद को जन्म दे दिया है। चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय ने चौथी सूची जारी करते हुए 30 स्थानों के नाम बदले हैं। चीन ने अप्रैल 2023 में चीनी अक्षरों, तिब्बती और पिनियन का उपयोग करके 11 स्थानों का नाम बदला था। यह नामों की तीसरी सूची थी। नामों की पहली सूची 2017 में जारी की गई, जबकि 15 स्थानों की दूसरी सूची 2021 में जारी की गई थी। चीन की तरफ से अभी तक कुल बदले 30 नामों को 1 मई 2024 से प्रभावी होने का आदेश जारी किया गया है। भारत की तरफ से इस बारे में विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में कहा कि राज्य में मनगढ़ंत नाम रखने से वास्तविकता नहीं बदलेगी। यह भारत का अभिन्न अंग है। भारत और चीन दोनों ही एक ही समय आजाद हुए थे और तभी से लेकर दोनों देशों के बीच इस हिमालय रीजन को लेकर विवाद जारी है। इसको जानने के लिए हमें करीब 100 साल पीछे जाना होगा, जिसके बाद इंडिया चाइना विवाद की नींव पड़ी। हालांकि इसकी शुरुआत आजादी से पहले हो चुकी थी, जब 1914 में अंग्रेजों ने शिमला कॉन्फ्रेंस के नाम से एक बैठक बुलाई, जिसका मकसद तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया के बीच सीमा को तय करना था। 1950 के दशक के आखिर में तिब्बत को अपने में मिलाने के बाद चीन ने अक्साई चीन के 38,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया। यह इलाका लद्दाख से जुड़ा था। यहाँ पर चीन ने नेशनल हाईवेज 2019 बनाया, जो उसके पूर्वी प्रांत शिनजियांग को जोड़ता है, और भारत इसे चीन का अवैध कब्जा मानता है। वैसे तो चीन पूरे अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा ठोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी खास दिलचस्पी तिब्बत और भूटान की सीमा से लगे हुए तवांग में सबसे ज्यादा है, जहां भारत का सबसे विशाल बौद्ध मंदिर है। चाइना इंडिया बॉर्डर्स को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पहला पश्चिमी क्षेत्र है, जो कि भारत की तरफ लद्दाख और चाइना की तरफ तिब्बत और शिनजियांग स्वायत्तता रीजन्स के बीच में है। दूसरा मध्य क्षेत्र है, जो भारत की तरफ उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, जबकि चाइना के तिब्बत स्वायत्तता क्षेत्र के बीच में है। और तीसरा पूर्वी क्षेत्र में है, जो कि भारत की तरफ अरुणाचल प्रदेश और चीन की तरफ तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र है। जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या LAC के रूप में भी जाना जाता है। ये बॉर्डर 1962 के सिनो इंडियन वॉर के बाद दोनों देशों के बीच केवल एक अनौपचारिक संघर्ष विराम रखने के रूप में मौजूद थी। इसके बाद LAC को 1993 और 1996 में हस्ताक्षरित चाइना इंडिया एग्रीमेंट में कानूनी मान्यता प्राप्त हुई, जिन्हें बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट 1993 और एग्रीमेंट ऑन मिलिट्री कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स 1996 के रूप में जाना जाता है। इसके साथ ही दोनों देशों ने इस समझौते में LAC का सम्मान करने की सहमति व्यक्त की थी। हालांकि ये LAC चाइना इंडिया सीमा विवाद में प्रत्येक देश द्वारा दावा की जाने वाली सीमाओं से अलग है। भारत का कहना है कि ये सीमा 3,488 किलोमीटर लंबी है और चाइना कहता है कि ये 2,000 किलोमीटर से थोड़ा अधिक है। भारतीय दावों में पूरा अक्साई चीन क्षेत्र शामिल है, जिसे चाइना बॉर्डर के पश्चिमी भाग में नियंत्रित करता है। वहीं दूसरी ओर चाइना के दावों में अरुणाचल प्रदेश शामिल है, लेकिन ये दावे LAC की अवधारणा में शामिल नहीं है और दोनों ही देश अपने अपने इंटरनेशनल बॉर्डर्स को मैप करते वक्त इन क्षेत्रों को अपने हिस्से में प्रदर्शित भी करते हैं। हिमालय के फुटहिल्स में स्थित भारत के इस क्षेत्र को पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहते थे। ये ब्रिटिश इंडिया की राजनीतिक विभाजन में से एक थी और 1972 तक इसे इसी नाम से जाना जाता था। इसके बाद 20 जनवरी 1972 को इसे भारतीय गणराज्य का एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त हुआ और इसका नाम बदलकर अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया। अरुणाचल प्रदेश को अंततः 20 फरवरी 1987 को भारत का 24वां राज्य घोषित किया गया।
ये उत्तर में बर्फ से ढके पहाड़ों से लेकर दक्षिण में ब्रह्मपुत्र घाटी के मैदानी इलाकों तक फैला हुआ है। अगर एरिया वाइज देखें तो 8374 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के साथ अरुणाचल प्रदेश पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन में सबसे बड़ा राज्य है। ये राज्य भूटान, तिब्बत और म्यांमार के साथ सीमाएं साझा करता है। 1914 के शिमला समझौते ने ईस्टर्न सेक्टर में एलएसी के साथ अलाइन करते हुए मैकमोहन लाइन को ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच नई सीमा के रूप में परिभाषित कर दिया था। ये नाम ब्रिटिश इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया था। सर हेनरी मैकमोहन ने 1914 में ग्रेट ब्रिटेन, चाइना और तिब्बत के बीच हुए शिमला कन्वेंशन के तहत ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच सीमा के रूप में 890 किलोमीटर की एक रेखा खींच दी थी। हालांकि अंत में चाइना ने इस लाइन को स्वीकार नहीं किया और ये समझौता ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच साइन किया गया था। चूंकि तिब्बत तब चाइना से अलग हुआ करता था, इस संधि के लिए चाइना के रिप्रेजेंटेशंस की तब कोई जरूरत नहीं थी और इस संधि के द्वारा तिब्बत ने तवांग सहित अपने दक्षिण के कुछ क्षेत्रों को ब्रिटिशर्स को सौंप दिया था। इसी कारण तवांग भारत का एक हिस्सा बन गया। लेकिन इसके बाद 1950 में तिब्बत ने अपनी वास्तविक स्वतंत्रता खो दी। तिब्बत को एक नए स्थापित पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में शामिल कर लिया गया और चाइना के द्वारा एक ऑटोनॉमस रीजन के रूप में शासित किया जाने लगा। जब तक भारत पर अंग्रेजों का शासन था, चाइना मैकमोहन लाइन को लेकर खामोश रहा। लेकिन साल 1947 में अंग्रेजों का शासन खत्म होते ही चाइना की नजरें अरुणाचल प्रदेश पर टिकी, जिसका जिक्र वो साउथ तिब्बत के नाम से करता है। इसी क्रम में 23 अक्टूबर 1962 को चाइनीज सोल्जर्स ने अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश किया और आर्टिलरी फायर की शुरुआत कर दी। इसके अगले ही दिन उन्होंने तवांग पर कब्जा कर लिया। 1962 के सिनो इंडिया वॉर के दौरान तवांग कुछ समय के लिए चाइनीज कंट्रोल में आ गया था, लेकिन फिर चाइना ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया और उसकी सेना मैकमोहन लाइन के पीछे लौट गई। इसके बाद तवांग फिर से भारतीय प्रशासन के अधीन आ गया, लेकिन चाइना ने तवांग सहित अधिकांश अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करना नहीं छोड़ा। इस कारण ही वर्तमान समय में इस सीमा रेखा पर विवाद यथावत बना हुआ है। हालांकि चाइना पूरे अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है, लेकिन चाइना की सबसे ज्यादा दिलचस्पी यहाँ के तवांग क्षेत्र में देखने को मिलती है। इसके कारणों में तवांग का चाइना के लिए रणनीतिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण होना शामिल है। तवांग में तिब्बत बुद्धिज्म पर आधारित तवांग मठ मौजूद है, जो कि तवांग के पोटला पैलेस के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री के रूप में जानी जाती है। इसे तवांग गादेन नामग्याल लहात्से भी कहते हैं। इसके अलावा 1959 में वर्तमान दलाई लामा ने तिब्बत से निकलकर तवांग के रास्ते ही भारत में प्रवेश किया और हफ्तों तक रुके रहे। तवांग की आबादी में मुख्य रूप से मोनपा ट्राइब्स शामिल हैं, जो एक अलग एथनिक आइडेंटिटी के साथ तिब्बत बुद्धिज्म के अनुयायी हैं। इसलिए चाइना के दृष्टिकोण से यह चाइना के शासन के विरोध में तिब्बत रेजिस्टेंस के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थल बन गया है। इसके साथ ही इस क्षेत्र में मौजूद चुमी ग्यात्से झरना, जो 1008 वाटरफॉल्स का एक संग्रहण है और बौद्धों के लिए एक पवित्र स्थल भी माना जाता है। कई जानकारों का ऐसा मानना है कि यदि तिब्बत को चाइना के खिलाफ खड़ा होना हो तो तवांग इस प्रतिरोध का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है और शायद इसी बात का डर चाइना को भी है। सांस्कृतिक पहलू के अलावा तवांग चाइना के लिए टैक्टिकल इंपॉर्टेंस भी रखता है। ये शहर भारत के ईस्टर्न क्षेत्र में रणनीतिक प्रवेश प्रदान करता है। तवांग के नॉर्थ में महत्वपूर्ण बोमला पास स्थित है, जो कि भारत के तवांग जिला और चाइना के कब्जे के तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन के बीच एक बॉर्डर पास है। 1962 में हुए सिनो इंडियन वॉर के दौरान चाइनीज सोल्जर्स ने इसी पास का इस्तेमाल करते हुए भारत पर आक्रमण किया था। इस कारण भारत के लिए यह एक महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्र बन जाता है, जो कि दूसरी तरफ चाइना के लिए एक अनुकूल स्थिति नहीं है। यदि चाइना भविष्य में तवांग पर आक्रमण करने में सफल होता है तो ये रास्ता चाइना को भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकनस नेक तक पहुंचने में एक आसान रास्ता भी प्रदान करेगा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर भूमि का एक नैरो स्ट्रेच है जो भारत को अपने ईस्टर्न राज्यों से जोड़ता है और इस वजह से ये भी एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण केंद्र बन जाता है। यदि हम भौगोलिक निकटता से देखें तो तवांग एक लैंडलॉक्ड रीजन भी है। इसके नॉर्थ में तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन, साउथ वेस्ट में भूटान और ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कमिंग जिला से अलग हुई सेला पास है और इस प्रकार यहाँ एक ट्राई जंक्शन बनता है। तवांग पर कब्जा करने के लिए चाइनीज सोल्जर्स को सेला पास तक पहुंचना होगा।
सेला पास आने के लिए उन्हें तवांग में स्थित येंगजी क्षेत्र से होकर आगे आना होगा। इसके अलावा येंगजी में 17,000 फीट ऊंची एक चोटी है। ये शिखर वर्तमान में भारत के नियंत्रण में आता है, तो बॉर्डर के दोनों तरफ एक शानदार दृश्य प्रदान करता है और इसीलिए भारत फायदे की स्थिति में है। दोस्तों, इसीलिए अरुणाचल प्रदेश चाइना के लिए इतना महत्वपूर्ण है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के दौरे पर गए थे और सेला सुरंग का लोकार्पण भी किया। ये सुरंग 13,000 फीट पर दुनिया की सबसे लंबी द्विलेन सुरंग है। सेला दर्रे से 400 मीटर नीचे स्थित सेला सुरंग सर्दियों के मौसम में भी एक महत्वपूर्ण मार्ग प्रदान करती है। सुरंग चीन भारत सीमा पर सैनिकों, हथियारों और मशीनरी को जल्दी से स्थानांतरित करने में मदद करती है। ये NH-13 के साथ एक नई 12.4 किलोमीटर सड़क से जुड़ा हुआ है और इसने दिरांग और तवांग के बीच की दूरी 10 किलोमीटर कम कर दी। अभी तक LAC के पास तवांग में चीन भारतीय सेना की गाड़ियों के मूवमेंट पर नजर रखता था। सुरंग बनने से अब उसकी निगरानी भी बंद हो जाएगी। हमें उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।